रात के करीब 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सभी सोए हुए थे। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और काफी बिजली भी कड़क रही थी। बाहर कोई लगातार तेजी से दरवाजा पीटे जा रहा था। आवाज सुन शोभा की नींद खुल गई और भयभीत होकर बगल में सोए ऋतिक को उठाया। क्या है, सोने दो ना, उठो ना, देखो बाहर कोई बहुत तेजी से दरवाज़ा खटखटा रहा है, मुझे डर लग रहा है। ऋतिक की आंखें खुल गई। सामने घड़ी में देखा तो अभी 2 ही बज रहे थे। लाइट ऑन कर आंखें मलते हुए अपने कमरे से बाहर आया और दरवाजे के पास पहुंच आवाज़ लगाकर पूछा, कौन है? पर कोई जवाब न मिला। बाहर से कोई लगातार दरवाज़ा खटखटाए ही जा रहा था। पहले तो पास खड़ी शोभा को ऋतिक ने अपने पीछे किया और हिम्मत करके फिर से पूछा, कौन है? जब तक बोलोगे नहीं दरवाज़ा नहीं खुलेगा। प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। बाहर से किसी महिला की आवाज़ आई। आवाज़ सुन ऋतिक ने दरवाज़ा खोल दिया। तेज़ आंधी तूफान के कारण मैं इस जंगल में फंस गई हूँ। आसपास सिर्फ आपका ही घर दिखा, इसीलिए मदद मांगने आ गई। तकरीबन 30 साल की उम्र की 2 महिलाएं भीगी अवस्था में दरवाजे पर खड़ी थीं। उनमें से एक महिला ने अपने हाथों में एक बड़ा सा बैग पकड़ रखा था। दरवाज़ा खुलते ही दोनों कमरे के भीतर आ गईं। उन्होंने अपना नाम जया और विजया बताया। ऊपर से नीचे तक उन दोनों का पूरा बदन गीला हो चुका था और कपड़े बुरी तरह से भीगे हुए थे। अपना भारी भरकम बैग कमरे में एक किनारे रख गीले बदन को साफ करने के लिए वे तौलियां मांगी तो शोभा उन्हें बाथरूम में लेकर गई, जहां जाकर उन्होंने खुद को साफ किया और बाथरूम से ही शोभा को आवाज़ लगा पहनने के लिए कुछ कपड़ों की मांग की। पहले तो शोभा को गुस्सा आया, मन ही मन बुदबुदाई कि इतना बड़ा बैग लेकर आई हैं, इसमें से ही कपड़े लेकर क्यों नहीं पहनती, पर कुछ न बोली और भीतर कमरे से कुछ कपड़े लाकर बाथरूम में उनकी तरफ बढ़ा दी। हम लोग पास के गांव जा रहे थे, लेकिन तेज आंधी तूफान में फंस गए। बाहर काफ़ी बिजली चमक रही थी, जिससे वे दोनों डर रही थीं। तभी जया ने एक कप कॉफ़ी का आग्रह किया। इस पर शोभा की तिवरियां चढ़ गई कि अब इतनी रात में इनके लिए कॉफ़ी बनाना पड़ेगा। कॉफ़ी की बात सुनते ही ऋतिक का चेहरा चमक उठा। चाय कॉफ़ी के आदि ऋतिक को तो कोई नींद से उठाकर भी पीने के लिए दे तो वो मना ना करे। ना चाहते हुए भी शोभा को अपने अनजान मेहमानों के लिए कॉफ़ी बनाना रसोई घर की ओर जाना पड़ा। बाहर सबकी आवाज़ सुन भीतर कमरे में सोया हुआ शोभा और ऋतिक का 7 साल का बेटा आरव भी जाग गया और मम्मा मम्मा करते बाहर आ गया। 2 अनजानी औरतों को देख वो अपने पापा की गोद में आकर बैठ गया। आरव को देखकर जया विजया का चेहरा खिल उठा। आरव की तरफ बढ़कर जया उसे ऋतिक की गोद से खींच अपने गोद में बिठा ली और अजीब तरह से घूरते हुए बोली, बेटा क्या नाम है? मेरे साथ चलोगे? चॉकलेट दूंगी, टॉफ़ी दूंगी, आकाश की सैर कराऊंगी। अचानक से अनजान औरतों की गोद में आने से आरव डर गया था। तभी रसोई से कॉफ़ी लिए शोभा कमरे में आई और आरव को जया विजया के गोद में घबराया देख झल्ला उठी। झट से आरव को उनकी गोद से खींच लिया। हिदायत देते हुए उन्हें बोली कि आप लोग कॉफ़ी पीजिए, हमने आपको रात में सिर छिपाने के लिए जगह दिया है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि घर के सदस्यों को आप लोग बेमतलब परेशान करें। शोभा की बातों का उन औरतों पर तनिक भी फर्क ना पड़ा था। ऋतिक की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए जया ने शोभा से कहा कि आप दोनों की जोड़ी बड़ी प्यारी है, तभी तो इतना प्यारा बच्चा भी हुआ है आपको। उनकी बातों पर शोभा आग बबूला हो गई, पर कुछ भी बोल ना पाई और परेशान निगाहों से ऋतिक की ओर देखने लगी।
आंखों ही आंखों में ऋतिक ने उसे धैर्य न खोते हुए शांत रहने का इशारा किया। ऋतिक ने जया विजया से उनके घर के बारे में पूछा। एक दूसरे को देखते हुए वे दोनों मुस्कुराईं और दोनों ने अलग अलग जवाब दिया। यह सुन ऋतिक थोड़ा अचंभित हुआ पर उसे नज़रअंदाज कर गया। फिर विजया ने बताया कि वे दोनों थोड़ी दूरी पर स्थित चिनानेर गांव में रहती थीं और दूसरे गांव की ओर जा रही थीं। तभी शोभा एकाएक खड़ी हुई और पीछे हटती हुई चिल्ला पड़ी, खून खून, कहाँ है खून? ऋतिक ने शोभा से पूछा। फर्श पर खून बिखरा पड़ा था। ध्यान से देखा तो जया के पैरों से ढेर सारा खून निकल रहा था, लेकिन उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। शोभा के बताने पर भी उसने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तूफान से घबराकर भाग रही थी तो गिर जाने के कारण पैरों में चोट लग गई और खून निकलने लगा। खुद ही ठीक हो जाएगा। पर इतना खून? शोभा ने भयभीत होकर कहा। शोभा जया को बाथरूम लेकर गई और लौटकर बाहर कमरे में आने लगी। तभी सामने खिड़की में प्रतीत हुआ मानो बाहर से कोई झांक रहा हो। चीखते हुए शोभा तेजी से भागी और बाहर कमरे में बैठे ऋतिक की बाहों में आकर छिप गई। क्या हुआ? ऐसे क्यों चीखी? ऋतिक ने घबराते हुए उससे पूछा। वहां खिड़की से कोई झांक रहा था। डरते हुए शोभा ने ऋतिक को बताया। ड्रॉर से पिस्तौल निकाल एवं हाथों में टॉर्च लिए ऋतिक पहले खिड़की के पास जाकर देखा और फिर घर के बाहर छानबीन किया, पर दूर दूर तक कोई ना दिखा। थक कर ऋतिक और शोभा घर के भीतर आ गए। जया बाथरूम से अपने खून साफ कर आ चुकी थी और विजया के साथ बैठी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थीं, मानो वो इन सब परिस्थितियों का आनंद उठा रही हों। विजया ने ऋतिक को बताया। काफ़ी तेज़ बिजली कड़क रही है। बिजली की रोशनी से किसी पेड़ की छाया खिड़की पर पड़ी होगी और शोभा जी को महसूस हुआ होगा कि बाहर कोई है। उसकी बातों पर ऋतिक भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। उन औरतों की बातों पर ऋतिक का हाँ में हाँ मिलाना शोभा को तनिक भी न भाया और गुस्से से गुर्राकर ऋतिक को देखने लगी। बातों को बीच में ही काटते हुए विक्षुब्ध शोभा ने जया से उसके पैर के बारे में पूछा। इस पर जया बताई कि अब ठीक है, पट्टी बांध ली हूँ और खून भी रुक गया है। तभी शोभा ने देखा कि फर्श बिल्कुल साफ दिख रहा है, कहीं भी खून का कोई नामो निशान भी नहीं है। फर्श की ओर निहारती शोभा को देख जया विजया समझ गईं और जया ने उसे बताया कि चिंता न करे, जब आप लोग बाहर गए थे तो मैंने फर्श को साफ कर दिया था। विजया ने ऋतिक से पूछा, आपने कुत्ता पाल रखा है क्या? जब मैं बाथरूम में गई थी तो दूसरे कमरे से कुत्ते के भौंकने की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। ऋतिक ने उन्हें बताया कि इस जंगल में वो कुत्ता ही आरव का एकमात्र दोस्त है जिसका नाम टॉमी है। साथ ही विजया को चेतावनी देते हुए ऋतिक ने ये भी कहा कि भूल कर भी उसे कुत्ता ना कहें, नहीं तो आरव हल्ला मचाना शुरू कर देगा। अभी टॉमी अंदर सोया है, नहीं तो वो आरव के इर्द गिर्द ही घूमता फिरता हुआ दिख जाता आपको। पास ही सोफे पर लेटा आरव आंखें मूंदे मूंदे ही उन सब की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। सॉरी, हम लोग के कारण आप सबकी पूरी रात खराब हो गई। आप लोग अंदर जाकर सो जाइए, हम लोग यहीं सुबह तक इंतज़ार कर लेंगे। अरे नहीं, तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग ठीक हैं, शोभा ने उन दोनों से कहा और आरव को झपकी लेते हुए देख उसे कमरे में जाकर सो जाने को बोली। टॉमी टॉमी पुकारता हुआ आरव सोने के लिए अपने कमरे की ओर चला गया। मम्मा मम्मा, पापा देखो ना खून। अंदर के कमरे से आरव के ज़ोरों से चीखने की आवाज़ आई। आरव की चीख सुन शोभा और ऋतिक तेजी से उसके कमरे की तरफ भागे। एक दूसरे की तरफ अचंभित होकर देखते हुए जया विजया भी हड़बड़ाकर खड़ी हो गईं।
अंदर कमरे में टॉमी मरा पड़ा था और उसके चारों तरफ खून ही खून बिखरा था। बड़ी ताज्जुब की बात थी, मृत पड़े टॉमी के शरीर पर एक भी खरोच ना था, पर वो खून से तरबतर था। वहीं पास ही खड़ा आरव चीख मार मार कर रोए जा रहा था। कमरे में प्रवेश करते ही शोभा सबसे पहले भागकर आरव को अपने गोद में उठाई और उसे लेकर बाहर आ गई। रो रो कर आरव ने पूरा आसमान सिर पर उठा लिया था। बड़ी मुश्किल से शोभा ने उसे शांत किया। अचानक से टॉमी को क्या हो गया? कहीं उसने कुछ निगल तो नहीं लिया? ऋतिक के दिमाग में ढेर सारी बातें घूम रही थीं। ऋतिक ने कमरे और खिड़की दरवाजे का अच्छे से मुआयना किया कि कहीं भीतर कोई सांप बिच्छू या जंगली जानवर छिपा तो नहीं, पर किसी के होने का कोई नामो निशान भी नहीं मिला। लेकिन इतनी रात को किया भी क्या जा सकता है, इसलिए टॉमी की लाश को वहीं कमरे में पड़ा छोड़कर और सुबह कुछ करने की सोचकर कमरे को बंद कर ऋतिक बाहर कमरे में आ गया था। रात के 2-3 घंटों में घटी इतनी सारी घटनाओं से ऋतिक परेशान हो गया था। फ्रिज के पास आया और ठंडे पानी से भरे बोतल को निकाल एक ही सांस में पूरा गटक गया। फिर जय विजय के सामने ही आकर सोफे पर फिर से बैठ गया। ऋतिक का ध्यान उन लोगों के समीप रखे बड़े बैग पर जाता है जो बारिश के कारण गीला पड़ा था। उसने जय विजय से कहा कि आप लोग चाहें तो इसमें से ज़रूरी सामान निकाल कर सूखने के लिए दे सकती हैं, अगर ज़्यादा भीग गया हो तो। इस पर वे दोनों एक स्वर में हड़बड़ाकर बोली, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अंदर सब ठीक है। इसी बीच शोभा भी आरव को सुलाकर ऋतिक के पास आकर बैठ जाती है। अब तक सुबह के 4 बज चुके थे। तभी घर के बाहर से बहुत तीव्र रोशनी चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देती है, जो पूरे घर को भी अपने अंदर समा लेती है। रोशनी इतनी तीव्र थी कि सबकी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। कुछ पल ठहर कर वो रोशनी एक कर्कश कंपन के साथ समाप्त हो जाती है और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। रोशनी के समाप्त होते ही ऋतिक और शोभा गिरते पड़ते आरव के कमरे की तरफ भागते हैं और उसे आराम से सोता हुआ देख राहत की सांस लेते हैं। कमरे से निकलकर बाहर आते ही जया विजया को न देख ऋतिक शोभा से उन लोगों के बारे में पूछता है। घर का मुख्य दरवाज़ा भी भीतर से ही बंद था। उन्होंने इधर उधर देखा, पर वे दोनों कहीं भी नजर नहीं आई। उन दोनों ने पूरे घर को छान मारा, लेकिन जया विजया कहीं नहीं मिली। पहले अचानक से तेज रोशनी का आना और अब जया विजया का इस तरह गायब हो जाना, यह सब ऋतिक और शोभा के लिए एक अबूझ पहेली बना था। अभी वे दोनों इस बारे में सोच ही रही थी कि उनका ध्यान सोफे के पास पड़ा हुआ जया विजया के उस भारी भरकम बैग की तरफ पड़ता है, जो बारिश से पानी से गीला हो गया था। घर के बाहर जाकर ऋतिक ने उन्हें ढूंढा और आवाज़ लगाया, पर वापसी में कोई भी जवाब ना मिला। अचंभित और हताश होकर वो घर के भीतर आ गया। उन दोनों औरतों के अचानक गायब हो जाने से शोभा के चेहरे पर भी तनाव की लकीरें साफ साफ दिख रही थीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तो जब से वे दोनों औरतें घर में आईं, अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही थीं और अब अचानक न जाने वे कहाँ गायब हो गईं। अब उनके इस बैग का क्या करना है? क्या है इसके अंदर? मुझे तो इसे छूने में भी डर लग रहा है, भयभीत शोभा ने ऋतिक से पूछा। डरते हुए ऋतिक उस बैग की तरफ बढ़ा। पहले तो पैरों से बैग को हल्का धक्का दिया, फिर हाथों से संभाल कर उसे अपनी तरफ खींचा और खोला। बैग को खोलते ही ऋतिक और शोभा की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा बैग नोटों की गड्डियों से भरा पड़ा था। चौंकते हुए दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इतने सारे पैसे किसके होंगे? कहाँ से लेकर आ रही होंगी वो दोनों? पूरे नोट गीले हो गए हैं।
इसे यहीं छोड़कर वे कहाँ चली गईं? फिर से लेने आएंगी क्या? एक साथ ढेर सारे सवाल शोभा के मन मस्तिष्क में उठ रहे थे, जो उत्सुकतावश उसने ऋतिक से पूछ डाले। नहीं, लालच करना ठीक नहीं। किसी न किसी के तो ये पैसे होंगे ही। हमें इसे पुलिस को सौंप देना चाहिए, ऋतिक ने शोभा को समझाते हुए कहा। पर पुलिस को क्या कहेंगे? कहाँ से आए इतने पैसे? क्या जवाब दोगे उन्हें? यही कि कोई दो अनजान औरतें आईं और इन पैसों को छोड़ चली गईं, या फिर खुद ब खुद गायब हो गईं। पुलिस हम पर भी शक करेंगी, शोभा ने ऋतिक को टोकते हुए कहा। वे दोनों बहुत डरे हुए थे। असमंजस में नोटों से भरे उस बैग को उन्होंने संभालकर एक किनारे रख दिया कि अगर जया विजया वापस लेने आईं तो उन्हें सही सलामत लौटा सकें। सुबह करीब 7 बजे दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। रात भर के जगे ऋतिक और शोभा की आंखें अभी थोड़ी देर पहले ही लगी थीं और वे अपने कमरे में आकर लेटे थे। कॉल बेल की आवाज़ सुन ऋतिक जाग गया। मुख्य दरवाजे के समीप आकर पूछा कि कौन है, तो बाहर से आवाज़ आई, पुलिस। तब ऋतिक ने दरवाज़ा खोला। कल रात आप लोग कहाँ थे? दरवाज़ा खुलते ही पुलिस वाले ने ऋतिक से पूछा। उनका यह प्रश्न सुन ऋतिक हड़बड़ा गया। हम सभी यहीं थे, घर पर। क्यों, क्या हुआ? बहुत हिम्मत करके ऋतिक ने पुलिस वाले को जवाब दिया। बीती रात इतनी आंधी तूफान में 2 यूएफओ पास के जंगल में उतरे थे। यूएफओ को चला गया, लेकिन आसपास के सीसीटीवी कैमरे में 2 अजीब तरह के प्राणी देखने को मिले हैं। शक है कि वे एलियंस हैं। खतरे की बात यह है कि सीसीटीवी में उन्हें पल भर में अपना रूप बदलते भी देखा गया है। इसलिए आप लोग सतर्क रहें और किसी भी अनजान आदमी को अच्छी तरह से पूछताछ करके ही घर के अंदर आने दें, पुलिस वाले ने बताया। तब तक शोभा भी जाग चुकी थी और पुलिस वाले की आवाज़ सुन बाहर दरवाजे पर आ खड़ी थी। ऋतिक ने शोभा को निगाहों ही निगाहों में नोटों से भरे उस बैग के बारे में बताने का इशारा किया। क्या हुआ? आप लोग ठीक तो हैं ना? अगर कोई भी परेशानी हो तो हमें बेझिझक बता सकते हैं। छोटी से छोटी लापरवाही भी खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आप लोग को कुछ भी अजीब लगे तो हमें तुरंत बताइए। ये कहता हुआ पुलिस वाला अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऋतिक को दिया और वापस फिर से चला गया। उनके जाते ही ऋतिक ने दरवाज़ा बंद कर लिया। डर के मारे वे दोनों पसीने से लथपथ थे। ऋतिक और शोभा बड़े असमंजस्य में घिरे थे। एक तरफ जहां अजीब परिस्थिति में मरा पड़ा हुआ उनका कुत्ता टॉमी, तो वहीं दूसरी तरफ नोटों से भरे हुए बैग। उन दोनों को ना तो ये सब छिपाते बन रहा था और ना ही बताते। क्या करें क्या ना करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर उन्होंने निर्णय लिया कि अब चाहे जो भी हो, बीती रात की घटी सारी घटनाएं वे पुलिस वालों को बताएंगे और यही ठीक भी रहेगा। आगे जो भी होगा देखा जाएगा। ऋतिक ने पुलिस इंस्पेक्टर को फ़ोन लगाया, पर फ़ोन व्यस्त आ रहा था। शोभा ने समाचार देखने के लिए टीवी ऑन किया, जिसमें हर चैनल पर यूएफओ से जुड़ा समाचार ही छाया हुआ था। तभी एक समाचार ने शोभा के होश उड़ा दिए कि जंगल के उस पार जहां यूएफओ उतरा था, वहां पर एक बैंक स्थित था और अब उसका वहां कोई नामो निशान भी नहीं है। शोभा ने आवाज़ लगाकर ऋतिक को बुलाया। ऋतिक ने भी वो समाचार देखा। उसे देख उन दोनों को समझते देर ना लगी कि ये रुपये कहाँ से आए। ऋतिक ने फिर से उस पुलिस वाले को फ़ोन लगाया। इस बार फ़ोन लग गया और उसने पुलिस वाले को जल्द से जल्द घर आने को कहा। पूरे दल बल के साथ पुलिस ऋतिक के घर पहुंच गई। ऋतिक और शोभा ने बीती रात की घटित पूरी घटना पुलिस वाले को बताई और नोटों से भरा बैग उसके हवाले कर दिया। साथ ही ऋतिक ने बताया कि वे लोग डरे हुए थे, इसीलिए पैसे वाली बात उन सबसे छिपाई।
इतना बोलकर पुलिस इंस्पेक्टर को भीतर कमरे में लेकर आया और अजीब परिस्थिति में मृत पड़े कुत्ते टॉमी को दिखाया। अब तक उस कुत्ते के चारों तरफ बिखरा खून नीला पड़ चुका था। पुलिस इंस्पेक्टर ने जिला मुख्यालय फोन करके यूएफओ के लिए जानकारी इकट्ठा करने आए वैज्ञानिकों की टीम को उस जगह पर जल्द से जल्द पहुंचने का अनुरोध किया। इंस्पेक्टर ने ऋतिक और शोभा को बताया कि उनकी पूरी टीम लापता है, बैंक और उसके गायब पैसों का पता लगाने में जुटी हुई है। साथ ही धन्यवाद देते हुए कहा कि गरीब जनता के पैसों को लौटाकर उन्होंने बहुत भलाई का काम किया है। तब तक वैज्ञानिकों की टीम भी ऋतिक के घर पहुंच गई। उन्होंने पूरे घर की छानबीन की और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी से जुड़े ढेर सारे नमूने पूरे घर में मिले। कुत्ते के शरीर में और उसके आसपास बिखरे खून में भी उन्हें अजीब तरह के केमिकल्स मिले। तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने वैज्ञानिकों की टीम की तरफ कपड़ों का एक पैकेट बढ़ाया जो उसे ऋतिक के घर के बाहर ही मिला पड़ा था। उस पैकेट में रखे कपड़ों को देख शोभा चौंकते हुए बोल पड़ी कि ये तो उसके ही कपड़े हैं जो उसने जया विजया को पहनने के लिए दिए थे। वे कपड़े भी नीले धब्बों से भरे पड़े हुए थे, जिन्हें देख वैज्ञानिकों ने बताया कि ये धब्बे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अंदर मरे हुए कुत्ते के शरीर और उसके आसपास से मिले हैं। शोभा ने पुलिस इंस्पेक्टर को बताया कि जया विजया के कथा अनुसार वे दोनों पास के ही छिनानेर गांव की रहने वाली थीं। इस पर इंस्पेक्टर ने कहा कि यहाँ दूर दूर तक कहीं भी कोई छिनानेर गांव नहीं है और उन औरतों ने झूठ बोला था। अब ऋतिक और शोभा को बेटे आरव के साथ उस घर में रहना खतरे से खाली नहीं लग रहा था। संभावित खतरों को भांपते हुए वैज्ञानिकों ने भी उन्हें बिना देर किए अपना घर छोड़ देने की सलाह दी। आरव को कार में बिठा ऋतिक और शोभा तीनों उस घर को छोड़ शहर की ओर चल पड़े। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।